हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके साइलेंट फीचर्स देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये CCE से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, सबसे पहले स्कूल बेस्ड असेसमेंट है क्या। ये एक ऐसा असेसमेंट है, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर स्कूल बच्चों को असेस करेगा। ठीक है, स्कूल टीचर्स, और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट वगैरह भी जुड़ जाता है, लेकिन मेन जो फोकस है यहाँ पर कौन है कि स्कूल असेस कर रहा है बच्चों को। क्यों? क्योंकि स्कूल जो है डायरेक्टली बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। टीचर्स जो है साल भर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो बेटर पोजीशन में होते हैं बच्चे को असेस करने में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, असेसमेंट दैट फैसिलिटेट्स अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पर जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। कॉम्पिटेंसीज यानी कि क्षमताएं। तो बजाय ईयर एंड में एक एग्जाम लेकर ये पता करने के कि बच्चे ने कितना सीख लिया, हम ये देखें ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि बच्चे की क्षमताएं कितनी विकसित हो रही हैं। और अगर हमको लग रहा है कि कहीं पर कमी है तो हम उसको वहीं पर फीडबैक दें ताकि वो उसी समय इम्प्रूव कर सके, जो कि आपके अगर हम ईयर एंड में एग्जाम लेते हैं उसके बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर हम फीडबैक भी देते हैं तो बच्चा उसको किस तरीके से इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अब तो एकेडमिक ईयर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर SBA आया। तो SBA एक्चुअली कर क्या रहा है, इट इज एम्पावरिंग द टीचर्स टू असेस द चाइल्ड इन लर्निंग आउटकम्स विच आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स में असेस करना है आपको बच्चों को। असेसमेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय स्कूल टीचर्स। इसके अलावा जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, इसके साथ आपका असेसमेंट इंटरवोवन है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा लिया उसके बाद आप बच्चों को असेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी असेसमेंट और पेडागोजी साथ साथ चलती है। जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसी के दौरान आप बच्चे को असेस करते हुए चल रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी नीड है वहाँ बच्चे को प्रॉपर फीडबैक देकर उसको आप इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं। तो यही है आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब आप देखेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहीं कहीं आपको लग सकता है कि ये असेसमेंट एज लर्निंग जैसा ही है। हमने पहले एक वीडियो कवर कर रखा है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात करी थी। असेसमेंट के टाइप्स देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमने क्या पढ़े थे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ा था, अधिगम का आकलन, इसमें आप क्या ले सकते हैं, समेटिव असेसमेंट ईयर एंडिंग के बाद होता है ये। ठीक है, आपने बच्चे को सिखा दिया, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अब आप चेक कर रहे हैं बच्चे ने कितना सीख लिया। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है। अधिगम के लिए आकलन, इसमें आपके क्या आ जाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाते हैं, FAs आ जाते हैं, जहाँ पे आप कई भी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया अभी चल रही है और उस दौरान आप बच्चों को बीच बीच में असेस करके देख रहे हैं कि बच्चे का जो लर्निंग है वो सही ट्रैक पे है या नहीं। और असेसमेंट एज लर्निंग, ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ पर आपकी जब लर्निंग चल रही है उसी के बीच में अगर आप अपने आप को असेस कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर किसके द्वारा होता है, स्टूडेंट खुद अपने आप को असेस कर रहा है। ठीक है, उसने कुछ पढ़ा उसके बाद वो उसके MCQs कर रहा है, तो इसमें वो क्या कर रहा है, अपने आप को असेस कर रहा है। उस असेसमेंट के दौरान भी उसकी लर्निंग चल रही है। तो यहाँ पर आपकी लर्निंग और असेसमेंट दोनों इंटीग्रेटेड है। अब देखिए SBA जो है यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं असेसमेंट एज लर्निंग जैसा ही है, लेकिन असेसमेंट एज लर्निंग में ना जो ज़्यादातर बात होती है वो सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट की होती है। जब बच्चा खुद को असेस कर रहा है या फिर वो अपने साथी से कह दे कि भाई मैंने ये चैप्टर प्रिपेयर किया, इस पर से क्वेश्चंस पूछ लो, तो उसके साथी या कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन वो उससे पूछ रहे हैं, तो यह होता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। टीचर का रोल यहाँ मिनिमम होता है, जबकि यहाँ हम मेनली बात करेंगे कि टीचर पे भी फोकस है। यहाँ पर स्कूल जो है वो लाइमलाइट में है जो कि बच्चे को असेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं वाई, क्यों आया ये। अब देखिए इससे पहले जो हमारा सिस्टम था, पब्लिक एग्जामिनेशन जो बच्चे फेस करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, क्या होता है, वो आपने साल भर बच्चे को पढ़ाया है, उसे बोर्ड एग्जाम देना है। अब बोर्ड एग्जाम के लिए हम हमारी सब जगहों पे इतना ज़्यादा फियर क्रिएट कर देते हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बोर्ड में अच्छे नंबर ला के दिखाना। ठीक है, इसके बाद बच्चों की लेबलिंग भी हो जाती है। किसी ने बहुत अच्छा किया तो कहते हैं अरे बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाए, किसी ने अच्छा नहीं किया तो कहते हैं ये बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया, और उसको वीक करार दे देते हैं। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर लेबलिंग हो जाती है बच्चों की ऑन द बेसिस ऑफ पूरे साल भर पढ़ने के बाद भी खाली एक बोर्ड के एग्जाम आया। और यहाँ पर जो टेस्ट था, हाँ एक और चीज़, यहाँ जो बोर्ड एग्जाम होता है वो कैसा है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर एक ही तरह का पेपर आएगा
और वो सबके लिए बराबर होगा। हम जानते हैं कि हमारी क्लास में अलग अलग लर्निंग लेवल्स के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज आपके इंटेलिजेंस के होते हैं, लेकिन उनके लिए बोर्ड का पेपर क्या आता है, सेम। हालांकि पेपर को डिज़ाइन करने के लिए कोशिश की जाती है कि उसमें इजी, डिफिकल्ट और एवरेज डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस रखे जाएं, लेकिन फिर भी एक सेट स्टैंडर्ड का पेपर आता है जो सभी को सॉल्व करना होता है और उसी में मार्क्स लाने होते हैं और आप बच्चे का अचीवमेंट यहाँ पर चेक करके उसको रैंक कर देते हैं। यहाँ जब हम SBA में बात करते हैं ना, तो हम नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ की अगर मैं बात करूँ, अगर एक टीचर वाइवा ले रही है, ठीक है, आपने साल भर बच्चे को पढ़ा रखा है, मतलब अभी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, आपने बीच में बच्चे का वाइवा लिया, ठीक है, आपने बैठ गए, आपने बुलाया बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चा आएगा, आप थोड़ा टफ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जब कोई वीक बच्चा आता है, आपको पता है कि इसका लर्निंग लेवल क्या है, ये कितने लेवल तक के क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, आप उससे उसी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, बजाय इसके कि बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे, आपको पता है वो उसको आंसर कर ही नहीं पाएगा। तो टीचर्स यहाँ बेटर पोजीशन में होते हैं ये देखने के कि बच्चे का जो लर्निंग लेवल है वो किस लेवल पे है, किस तरह के उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज हैं और हम उसे किस तरह से एसेस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बेसिस पे सारे बच्चों को एक ही तरह से असेस किया जा रहा है, तो यहाँ नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात होती है SBA में। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ओनली वन पेपर पेंसिल टेस्ट इज नॉट इनफ टू टेल वेदर चाइल्ड हैज अचीव पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी और नॉट, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे टीचर को। टीचर बीच बीच में बहुत तरीके से बच्चों को असेस करेंगी, तब जाके टीचर के सामने एक पूरा बच्चे का एक कह सकते हैं रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, जहाँ उसे समझ में आएगा कि बच्चा किस लेवल ऑफ लर्निंग पे है, उसकी क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं जिसको वो विकसित कर सकता है, कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, क्या मैं इसको फीडबैक दूँ जिससे कि ये अपनी लर्निंग को फिर से ट्रैक पे ला सके, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट में सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जो बोर्ड के पेपर आते हैं उसमें आपको कौन सा एस्पेक्ट चेक हो रहा है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट चेक हो रहा है बस खाली। जबकि हमने अब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करें, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो होती है उसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है, आपका अफेक्टिव आपके डोमेन्स होते हैं, हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उन सभी में आपको ध्यान देना है, बच्चे को असेस करना है। और इसके अलावा हम बच्चे की इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करें। हर बच्चा इंडिविजुअल, हर तरह से यूनिक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की कॉम्पिटेंसीज हैं। सारे बच्चे एक जैसा तो अच्छा नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब पढ़ाई में ही अच्छे हो, लेकिन उसके पास कोई और तरह की कॉम्पिटेंसी हो सकती है। वही चेक करना किसका काम है, टीचर का काम है ड्यूरिंग द SBA, ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब देखिए कुछ सैलेंट फीचर्स की भी बात करते हैं यहाँ पर SBA से, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला है SBA में क्या है, इट इंटीग्रेट्स टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। जैसा कि मैंने बताया, जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसके दौरान ही आपका असेसमेंट हो रहा है। और जैसे आप इसमें एक एक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपने बच्चे से एस्से लिखवाया, उस एस्से को लिखवाने के दौरान उसमें बहुत तरह की कॉम्पिटेंसीज को आप असेस कर सकते हैं। बच्चे की वोकेबलरी कितनी अच्छी है, ठीक है, बच्चा कितने अच्छे से थॉट्स अपने दिमाग में ला पा रहा है, यानी उसकी थॉट प्रोसेस कितना सही है, बच्चे अपने थॉट को कितने अच्छे से रिटन मटेरियल में एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन चेक हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है, थॉट प्रोसेस चेक हो रहा है, वोकेबलरी चेक हो रही है। ये अलग अलग कॉम्पिटेंसी है जो आपकी एक एक्टिविटी से निकल के आ रही है, आपने बच्चे को एस्से लिखने को दिया, ठीक है। तो इससे आपकी कई सारी कॉम्पिटेंसीज आप बच्चों में देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बच्चे इनमें से सारी कॉम्पिटेंसीज में अच्छे ना हो, लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोई ना कोई कॉम्पिटेंसी पे ज़रूर उनकी पकड़ होगी। और अब आपको यहाँ पे देखना है कि किस बच्चे को कैसा फीडबैक दें ताकि बच्चे सारी कॉम्पिटेंसीज को अचीव कर सकें, ठीक है। आपको हेल्प करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि सारी कॉम्पिटेंसीज बच्चे अचीव कर सकें, लेकिन आपको हेल्प करना है बच्चे को। फिर देखिए दूसरा है आपका नो लोड ऑन टीचर्स, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट्स। बिल्कुल सही। CCE में प्रॉब्लम क्या है, देखिए आप ये कह सकते हैं कि भाई SBA लाने की क्या ज़रूरत थी जब हमारे पास CCE पहले से ही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, निरंतर बच्चे का आकलन हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में हो रहा है, इतने सारे एस्पेक्ट्स में हो रहा है, फिर ज़रूरत क्या है SBA को लाने की। CCE में देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ाया था, 4 FAs होते हैं साल भर में और 2 आपके समेटिव असेसमेंट होते हैं। टीचर्स ने क्या कर दिया है, हमें पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स ने क्या कर दिया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में भी टेस्ट डाल दी, ठीक है। यहाँ पर जो FAs होते हैं उनको भी किस फॉर्म में लिया जा रहा है, क्लास टेस्ट के फॉर्म में लिया जा रहा है। वहाँ भी बच्चों के नंबर दिए जा रहे हैं और उसको फिर
कहा जा रहा है कि इसे फाइनल रिपोर्ट कार्ड में ऐड किया जाएगा। बच्चों के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस आ जाता है कि ये जो हम टेस्ट दे रहे हैं इससे हमारा फाइनल रिपोर्ट कार्ड भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये किसी भी तरह का आप अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं ना, ये बच्चों के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर देता है जब एक्सटर्नल कोई आपके एग्जाम लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो CCE में क्या हो रहा है, हम बात तो कर रहे थे FA की कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाए, लेकिन यहाँ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास टेस्ट नहीं। मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स की बात कर रही हूँ, सभी टीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग बहुत तरह की एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स यहाँ पर केवल टेस्ट ले रहे हैं और नंबर्स को रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। SBA में क्या है, SBA में आप एक्टिविटी के दौरान बच्चों को जब असेस कर रहे हैं कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टीचर्स को रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन से फ्री रखा गया है। आप हर चीज़ को रिकॉर्ड मत कीजिए। आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग क्यों रखी जाती है हमें, क्योंकि हमें किसी को फीडबैक देना होता है। ठीक है, अपने हेड को आपको फीडबैक देना होता है, पेरेंट्स को फीडबैक देना होता है कि भाई आपका बच्चा ऐसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर SBA क्या कहता है, फीडबैक इमीडिएटली किसको देना है, बच्चे को देना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बच्चे को असेस कर रहे हैं वहीं पे जब एक्टिविटी हो रही है और आपने उसको उसी समय फीडबैक देना है कि भाई तुम यहाँ पर गलत करो, तुम्हें ये चीज़ ठीक करनी है। ठीक है, तो यही आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग तब ज़रूरत है अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहा है, तब आप उसका रिकॉर्ड रखिए स्पेसिफिकली कि भाई नहीं इसको ठीक करवाना पड़ेगा, तो इसका एक रिकॉर्ड में बना के रख दूँ। अदरवाइज हर चीज़ को या हर तरह के असेसमेंट को जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अननेसेसरी लोड जो है टीचर के ऊपर से वो हट जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। तो यहाँ पर आपकी पेडागोजी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड तो है ही, क्योंकि आज की हमारी पूरी शिक्षा ही जो है वो बाल केंद्रित है, और एक्टिविटी बेस्ड है, यानी आपको जिस भी तरह का असेसमेंट करना है वो आपको एक्टिविटी के दौरान करना है। तो आपकी जो पेडागोजी, जो टीचिंग लर्न आपको असेसमेंट के साथ जो इंटरवोवन है वो भी आपकी क्या है, एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटीज़ कराते रहिए, उसी के दौरान बच्चों का असेसमेंट करते रहिए। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका इस बार यूटेट में भी आया गया था, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए थे तो उसमें सही ऑप्शन यही था, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड होता है। फोर्थ देखिए, फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट रादर देन कंटेंट मेमोराइजेशन। जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर कंटेंट मेमोराइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आप वहाँ बच्चे का अचीवमेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, SBA में बच्चे की कॉम्पिटेंसीज चेक कर रहे हैं, बच्चे की क्षमताएं देख रहे हैं कि बच्चा क्या करने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ कॉम्पिटेंसीज का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे को कंटेंट याद नहीं कराया जा रहा, रोट मेमोराइजेशन पे बिल्कुल भी जोर यहाँ नहीं दिया गया, तो कंटेंट मेमोराइजेशन को अवॉइड करना है। फिर है आपका ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ असेसमेंट बाय इंक्लूडिंग पीयर असेसमेंट। ठीक है, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट के अलावा, तो टीचर असेसमेंट के अलावा यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट की भी बात की गई। सेल्फ असेसमेंट कब होगा, जब बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको खुद भी समझ में आना चाहिए कि मैं कितना सीख रहा हूँ और मेरा जो लर्निंग है वो सही चल रहा है या नहीं। जब टीचर फीडबैक दे रही है, फीडबैक उसे जब समझ में आएगा तब वो अपनी लर्निंग को खुद सही करे, तो अपने पाथ को वो खुद भी असेस करता हुआ चले कि मैं क्या सही ट्रैक पे हूँ या नहीं। ठीक है, और पीयर असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, ये भी आप एक्टिविटी में करा सकते हैं। ठीक है, आप मैं जैसे एसे राइटिंग का ही मैंने एग्जांपल दिया था, तो एसे राइटिंग करवाई, फिर इसके बाद आपने एसेज एक्सचेंज करा दी बच्चों के, और बच्चे खुद से जो है दूसरों के एसेज को, अपने आसपास जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसे पढ़ रहे हैं, और अब आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि तुम्हारा ऐसे कैसे, मतलब मेरा ऐसे कैसे बेटर है इससे, या इसने ऐसे में क्या क्या ऐसी चीज़ें या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो शायद मैंने अपने ऐसे में नहीं लिखे, या फिर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए हैं, या क्या आप, मतलब इस तरीके से वो अपना एनालिसिस दे सकता है, वो एसेज को कंपेयर कर सकता है। तो यहाँ पर ये पीयर असेसमेंट हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होता है, असेसमेंट जब हो रहा है तो यहाँ से इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, बच्चे को भी समझ में आने लगता है कि किस तरीके से मुझे अपनी लर्निंग को ट्रैक पे रखना है, और आसपास वाले जो उसके साथी हैं वो भी समझने लगते हैं कि हम दूसरे को कैसे असेस करें, और उसमें भी उनकी लर्निंग हो रही है और अपने आप को भी असेस करना वो सीख जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका नॉन थ्रेटनिंग स्ट्रेस फ्री एनहांस्ड पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन। यहाँ पर नॉन थ्रेटनिंग आपको या स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक्टिविटी के दौरान ही आपने बच्चे को एसेस कर लिया, तो यहाँ बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसे तो पता भी नहीं चला कि कब आपने उसके अंदर बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज का असेसमेंट किया है। ठीक है, तो जबकि जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशंस हैं वो अननेसेसरी एक बहुत ही ज़्यादा लोड बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, और इंटरेक्शन होता है, पार्टिसिपेशन होता है जब आप एक्टिविटीज़ कराते हैं। फिर देखिए, फोकस ऑन असेसमेंट ऑफ एन एज लर्निंग रादर देन इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट।
तो यहाँ अचीवमेंट का इवैल्यूएशन करने के बजाय बच्चे ने पूरे साल भर में कितना सीख लिया, उसके बाद उसके ऊपर जितना याद करके उसने लिखा उसके ऊपर मार्क्स देने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको हम असेस कर रहे हैं। फिर है रीपोस्टिंग फेथ ऑन टीचर एंड द सिस्टम। देखिए, जब आप इसी तरीके से असेस करते हुए बच्चे को हमेशा उसकी लर्निंग को ट्रैक पे रखेंगे, एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी लर्निंग में को इन्हांस करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो फेथ है वो टीचर में और पूरे सिस्टम में बढ़ेगा। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, जब हम एक पब्लिक एग्जाम देते हैं या बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर बच्चे की लेबलिंग हो जाती है, अरे ये तो वीक है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये हर टेस्ट पे बहुत ही पुअर परफॉर्म करता है, या एग्जाम्स में कुछ नहीं लिख पाता। यहाँ ये सब नहीं हो रहा है, यहाँ इस तरीके से असेसमेंट हो रहा है कि बच्चे को पता भी नहीं चल रहा कि एक्टिविटी करते करते उसको कैसे असेसमेंट हो गया, कौन कौन सी उससे कॉम्पिटेंसीज गेन कर ली, ये आप बच्चे को बता रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इससे बच्चों को आप सेग्रीगेट नहीं करते, वीक या आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट की कैटेगरी में नहीं डालते, तो इससे बच्चों की लर्निंग तो इन्हांस होती है, साथ ही साथ सिस्टम के ऊपर फेथ भी बढ़ता है। फिर है एनहांसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। और जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे के अंदर जब आप असेसमेंट इस तरीके से कर रहे हैं, लर्निंग उसकी एनहांस हो रही है, जब वो फेथ करने लगा, टीचर के ऊपर भी उसका विश्वास बढ़ गया है, सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़ गया, तो उसके ऑब्वियसली उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टीचर का टास्क क्या है एसबीए में। तो देखिए, टीचर को देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि असेस कैसे करना है बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते के साथ ही, और क्या एक्टिविटीज़ हमें प्लान करनी है बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को असेस करने के लिए। अब इसमें देखिए हेल्प कौन कौन करता है, ये हमारी पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे एनसीईआरटी है, फिर एससीईआरटी है, डाइट्स हैं आपके, फिर ब्लॉक लेवल पे होते हैं, ये सब इन्वॉल्व होते हैं ये लर्निंग मटीरियल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, टीचर्स को हैंडबुक्स मिलती हैं, प्रॉपर एक्टिविटीज़ क्या करानी चाहिए ये भी बताए जाते हैं, फिर किस एक्टिविटी में किस तरह के लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो आपको असेस करने हैं, इसके लिए भी उनके लिए एक खाका तैयार करके दिया जाता है। हालांकि टीचर अपनी तरफ से भी काफ़ी सारी प्लानिंग कर सकती हैं, एक्टिविटीज़ प्लान कर सकती हैं, लेकिन सपोर्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स को भी समझना है कि ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट है क्या, किस तरह से हम लर्निंग आउटकम्स को असेस करें। तो हेल्प तो हर तरह से मिलती है, लेकिन टीचर और कैसे प्रिपरेशन कर सकती है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके कि क्या कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना है, उसको समझते हुए उससे रिलेटेड एग्जाम्पलरी मटेरियल, अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स कलेक्ट करके बच्चों की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करें। जैसे कि अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करते हैं, मैथ्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स का कॉन्सेप्ट आपको बच्चों को समझाना है, एक किया जा सकता है एक्टिविटी ग्रुप में कि आप एक बैग में बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दें और बच्चे को बिना देखे बस उसे फील करके बताना है कि ये क्या है या किसकी तरह है। जैसे कि अगर एक माचिस आप अंदर है, उसके क्या है एजेस हैं, कितने साइड्स हैं, इस तरीके से। और ये भी कर सकते हैं कि बच्चा उसको फील करके बता रहा है और बाकी सब जो है गैस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी तरह है, या कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, कोन है, कैप है, तो किसकी तरह वो दिख रहा है। तो यहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को असेस कर सकते हैं कि बच्चा क्या डायमेंशंस को समझ रहा है, क्या आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि जो रियल टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो किस ज्योमेट्रिकल शेप के साथ मैच कर रहा है, किस तरीके से वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या वो बता सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जो आपके एस्पेक्ट्स हैं एक ही एक्टिविटी में, उनको हम यहाँ पर असेस कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेटिवली वर्क करना है, मतलब यहाँ पर आपको अन्य टीचर्स के साथ भी हेल्प लेनी है, उनसे हेल्प लेनी है, क्या डिस्कस करना है खूब, ताकि आप अच्छी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकें और किस तरीके से लर्निंग आउटकम्स को आपको असेस करना है ये आप देख सकें। फिर स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है असेसमेंट में, क्योंकि यहाँ हमने पीयर असेसमेंट की बात करी थी, सेल्फ असेसमेंट की बात करी थी। बच्चे को भी खुद को असेस करना आना चाहिए कि उसकी लर्निंग ट्रैक पर है या नहीं, कौन सी जगह पर वो मिस्टेक कर रहा है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ये बच्चे को खुद भी समझ में आना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स को भी असेसमेंट में इन्वॉल्व करना है। जैसे कि अगर आप एक्टिविटी करा रहे हैं और फिर आप स्टूडेंट्स जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसी से पूछ लीजिए क्या इसने ये जो एक्टिविटी करके दिखाई है ये पूरी तरह से सही है, या कोई प्रिंसिपल, आपने कोई साइंस का आपने एक्टिविटी करवा ली और आप कह रहे हैं कि इसमें क्या प्रिंसिपल लग रहा है, क्या इसने ये सही बताया है। ठीक है, आप बच्चों से ही पूछिए, सही नहीं बताया तो क्यों उन्हें लगता है कि गलत बताया है। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर भी असेसमेंट की एक हैबिट डेवलप होती है। फिर है टेक पीयर एंड कम्युनिटी सपोर्ट। आपको बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व करना है, बच्चों को तो इन्वॉल्व करना ही है, साथ ही साथ अपने साथियों को, तो टीचर्स हो गए, और जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबको मिलके काम करना होता है। कम्युनिटी में आपके कौन कौन आ जाएंगे, जैसे कि पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फिर आप जिस भी तरीके से आप और स्कूलों के हेल्प लेंगे उनको भी आप इन्वॉल्व करके यहाँ पर हेल्प लेकर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं और उनके लर्निंग आउटकम्स को असेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे
रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया एसबीए में कहा गया है कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट करने की, सारा का सारा फीडबैक जो है आपको रिपोर्ट नहीं करना है। और ये फीडबैक आपको किससे प्रोवाइड करना है? इमीडिएटली प्रोवाइड करना है, देयर ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करना है, बच्चे को करना है। बच्चे का जानना ज़्यादा ज़रूरी है वो कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे फीडबैक को ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट लीड टू क्यूमुलेटिव स्कोर्स, जो सीसीई में हो रहा था, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ सीसीई के साथ डिफरेंस को भी समझते हुए चलिए, ठीक है। सीसीई में क्या हो रहा था, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है वहाँ, लेकिन उस फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी उन्होंने क्लास टेस्ट या मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनवाया, उसमें 10 में से नंबर दे रहे हैं और उसको किस में ऐड कर रहे हैं, वहाँ क्यूमुलेटिव स्कोर्स में। क्यूमुलेटिव स्कोर्स कब बनते हैं आपके? जब आपके जो साल भर के जो मार्क्स हैं, चाहे एफएस के हो एसएस के हो, उनको सबको ऐड करके आपका पूरा कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड बनता है, ठीक है, जो एनुअल फाइनल का रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो वो होते हैं आपके क्यूमुलेटिव स्कोर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीसीई में वो चीज़ थी, यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी। जो एक्टिविटीज़ आप उस समय करा रहे हैं क्लास में, उसको ना आपको रिपोर्ट करना है, ना आपको उसके कोई ऐसे रिकॉर्ड रखने हैं कि जहाँ के आपने इसमें बच्चे को 10 में से मार्क्स दिए हैं और उसको बाद में क्यूमुलेटिव स्कोर में ऐड करना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सम फीडबैक एज एविडेंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कुछ फीडबैक आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर कोई बच्चा एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहा है, आपको दिख रहा है कि ये एक प्रकार की जो चीज़ है उसको लर्न करना इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि भाई इस बच्चे के साथ ये लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे नोट करके रखना पड़ेगा, ताकि आप फ्यूचर में आप रेफर कर सकें कि इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम चलती ही आई है, आपको उसे किस तरीके से टैकल करना है। फिर देखिए, फॉर्मेटिव फीडबैक नीड नॉट बी रिपोर्टेड ऑल द टाइम टू पेरेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय पेरेंट्स को बताएं, जैसा कि हम करते हैं ना, हमेशा पीटीएम से पहले टेस्ट ले लेते हैं बच्चों को और वहाँ टेस्ट कॉपीज़ क्या पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि देखिए इतना किया आपके बच्चे ने, या खराब मार्क्स आए या अच्छे मार्क्स आए। पेरेंट्स को हर चीज़ को इन्फॉर्म नहीं करना है। इन्फॉर्म किसे करना है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है? स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। स्टूडेंट को पता चलना चाहिए जब असेसमेंट हो रहा है वो कहाँ पे गलत है, तो इन्फॉर्म किसे करना है? इमीडिएटली आपको स्टूडेंट को। तो ये है आपका एसबीए का कॉन्सेप्ट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जहाँ पर स्कूल सेंटर में है, स्कूल लोकस में है, क्योंकि वही जो है बच्चे के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है और बच्चे को असेस वही ढंग से कर सकता है, ठीक है। और ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगा, क्योंकि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एट द एंड इम्प्रूवमेंट का हमें स्कोप नहीं मिलता है। प्लस इस तरह के असेसमेंट में बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिल रहा है, बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो यहाँ लर्निंग भी हो रही है और साथ ही साथ असेसमेंट भी हो रहा है। दिस इज एसबीए, ठीक है। और हम पॉइंट्स को थोड़ा कवर करते हुए चले हैं, जहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि सीसीई से कैसे डिफरेंट है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको ये यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे मेरे सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।